नमस्ते साथियों, फिर एक मैराथन क्लास चैप्टर नंबर 10 हैलोजन व्युत्पन्न। इसकी हमने मैराथन क्लास शुरू की थी कल, जिसमें मैंने काफ़ी इन कंपाउंड के नामकरण और इनसे रिलेटेड कुछ रासायनिक अभिक्रिया थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इसके अलावा बता दूं कि इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शन है, इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शन है, मुख्य महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास के बाद में आप उसको देख लेना। आज हम उस मैराथन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट वाली क्लास में जितना पढ़ा था उसके बाद मैंने कहा कि इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बनते हैं, उस सब की हमें प्रैक्टिस करनी है। अगला जो क्वेश्चन है, अगर प्रश्न बनने की संभावना आती है तो वो आता है इनके भौतिक गुणों से। और भौतिक गुणों में भी सीधी बात है कि हम एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की बात करें तो हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के भौतिक गुण की बात कर लें। और एक तरह ना ये भौतिक गुण जरूर चाहिए हम इस चैप्टर की पढ़ें। चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में भी सेम ये कि ये प्रोसेस रहेगी। तो जो चीज़ें हम यहाँ याद करेंगे वो आगे वाले चैप्टर में भी आपके काम में आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ कि हेलो एल्केन, क्या लिखा है? हेलो एल्केन। थोड़ा सा बेटा नीचे लिख देते इसको, हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म, हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। और बेटा इस भौतिक गुणधर्म में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो एक ही टॉपिक मुख्यतः जो अपने काम का आता है वो क्या होता है? क्वथनांक। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वथनांक की। अब क्वथनांक के लिए आपको याद क्या करना चाहिए इस टॉपिक से, ये किसी भी चैप्टर में हो, कि क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। क्वथनांक किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती होता है? अणुभार के समानुपाती होता है। तो यहाँ से आपको एक याद रखनी है कि जो क्वथनांक है, क्वथनांक समानुपाती अणुभार, अर्थात अब अणुभार का मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि जब कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि होगी, कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी तो क्वथनांक के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि इसका जो नॉर्मली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होता है वो इस प्रकार से होता है कि निम्न कंपाउंड को क्वथनांक के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम समझे यहाँ पे कि CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, ये क्या आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ये क्या लिख दिया हमने? एथिल क्लोराइड। और यहाँ लिख दिया मैंने एन प्रोपिल क्लोराइड। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इन तीनों के क्वथनांक के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम में? घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सीधी सी बात है कि अणुभार का मतलब आपको सीधा से यही लगाना है कि जिसमें कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका अणुभार उतना ज़्यादा होगा। अर्थात इन तीनों में किसका क्वथनांक अधिक होगा? इसका, उससे कम इसका और सबसे कम इसका। तो ये क्वथनांक का कौन सा क्रम हो गया? घटता हुआ क्रम। तो आपको याद क्या रखना था कि जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है? अणुभार के समानुपाती होता है। क्वथनांक किसके समानुपाती होता है? अणुभार के समानुपाती होता है। अर्थात अणुभार के मान में वृद्धि होगी तो क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी। और उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार में क्या होगी? वृद्धि होनी है। लेकिन अब यहाँ से आपको ये रखना कि जब अणुभार समान हो, जब अणुभार समान हो तब क्वथनांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ से आप एक लाइन याद कर लेना कि जो क्वथनांक होगा वो पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमण, पार्श्व श्रृंखला मतलब साइड चेन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि क्या याद करना था कि जो क्वथनांक होता है, किसकी बात करें हम? क्वथनांक की बात करें तो जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक जो आपने यहाँ लिखा है वो पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जब अणुभार समान हो, जब अणुभार समान हो तो जितनी ज़्यादा साइड चेन निकली होगी उसका क्वथनांक उतना
कम होगा। और इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो मैं आपको यह समझा दूं। जैसे एक कंपाउंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ C4H9Cl, ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसके 3 रूप बना रहा हूँ यहाँ पे। एक तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl, दूसरा CH3 CH2 CH3Cl, और एक मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH3 CH3Cl। अब गौर से अगर आप समझो तो इन तीनों का कार्बन की संख्या काउंट कर लेना, 1 2 3 4। तो इन तीनों कंपाउंड में कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 9 होंगे, और Cl कितना होगा आपका 1 होता है। और तीनों का नाम और लिख दूँ, इसका नाम होता है एन ब्यूटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? एन ब्यूटिल क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो गया आपका द्वितीयक, इसका नाम क्या है? द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और उसके नाम की हम बात कर लें तो इसका नाम हो गया आपका तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसका क्या नाम हो गया? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो अब यहाँ से अगर आप बात करना चाहिए तो तीनों का अणुभार समान है, तो किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो आपको याद क्या रखना है कि देखो इसमें ये कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें एक है साइड चेन और इसमें कितनी है 2। तो जितनी ज़्यादा साइड चेन होगी, पार्ट ऑफ श्रृंखला होगी, उसका क्वथनांक उतना कम होगा। अर्थात तृतीयक ब्यूटिल का सबसे कम, इसका उससे कम, उसका तो तृतीयक ब्यूटिल का सबसे कम, इसका इससे ज़्यादा। तो तीनों में देखा जाए तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका हो गया आपका? एन ब्यूटिल का, उससे कम द्वितीयक ब्यूटिल का, और उससे कम तृतीयक ब्यूटिल का। तो ये क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। और एक ये इसी चैप्टर के लिए नहीं है, आने वाले किसी भी चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बात आपके कि क्वथनांक समानुपाती क्या होता है? अणुभार होता है। तो अणुभार में वृद्धि होगी तो क्वथनांक के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब अणुभार समान हो तो क्वथनांक पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तब पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होगी तो अणुभार में कमी होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है जो मैं शॉर्ट में यहाँ समझा दूँ। यदि एल्किल समूह तो समान हो, जैसे हेलो एल्केन लिखा है या जिसको आप क्या बोलते हो एल्किल हैलाइड, कि आर का मान तो समान हो लेकिन हेलोजन अलग अलग हो, आर का मान समान हो और हेलोजन अलग अलग हो, तब किसका मान, किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो देखो क्वेश्चन के रूप में हम समझे कि CH3F CH3Cl, फिर लिख दिया CH3Br और CH3I। तो इन चारों को अगर आप गौर से देखो तो चारों में एल्किल अर्थात मेथिल समूह तो समान है लेकिन हेलोजन अलग अलग है। अब यहाँ से आपने पढ़ा होगा फिर कल बाहर आई, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनका परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और इसी के साथ इनके अणुभार में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका मतलब आयोडीन का अणुभार सबसे ज़्यादा होगा और जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर एल्किल समूह समान है, यहाँ लिख दूँ क्या लिखना चाहे तो कि एल्किल समूह है समान होने पर, एल्किल समूह समान होने पर सबसे ज़्यादा जो अणुभार होगा क्वथनांक होगा वो किसका होगा? इस आयोडाइड वाला का होगा। तो मेथिल आयोडाइड का सबसे अधिक, उससे कम मेथिल ब्रोमाइड, उससे कम मेथिल क्लोराइड और सबसे कम मेथिल फ्लोराइड। तो ये क्वथनांक संबंधी एक क्वेश्चन बनता था, वो मैंने आपको कंप्लीटली करवा लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये याद कर लिए तो आगे वाले चैप्टर में अपने कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर आगे बात करें। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बड़ा अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके आगे वाले चैप्टर में बनते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछ लिया जाए कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, पता है तो कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। जो अब हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड आप बोलते हो, उसकी सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस कारण से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, एसएन लिखते हैं, SN, कि नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, SN लिखते हैं। बेटा 1 मिनट के लिए, अब ठीक है बेटा। अब बात करें कि क्या लिखा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में याद करोगे क्या बोलते हैं, SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी मुख्य अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की। अब बेटा इसको याद क्या रखना, बहुत सिंपल सा तरीका है। एल्किल हैलाइड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, RX से। तो X को हटा के जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, तो नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन, तो हैलोजन को तो हटा दे, हैलाइड को हटा दे और उसके स्थान पे कौन आ जाए, नाभिक स्नेही आ जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके लिए अगर हम लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम इसको, RX। जब एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जब एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, जब एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहोगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, SN कहते हैं, या SN अभिक्रिया कहते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहेगा, SN अभिक्रिया कहते हैं। तो नॉर्मली अगर पूछ लिया जाए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी मुख्य अभिक्रिया है, तो एल्किल हैलाइड की। एक सिंपल से रिएक्शन समझते हैं, RCH2X, ये आपका एक एल्किल हैलाइड मैंने इससे रिप्रेजेंट किया, उसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी, नाभिक स्नेही से। नाभिक स्नेही को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, NU से, और इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। आप जानते हो ना कि कार्बन और हैलोजन में हैलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इस कारण से हैलोजन पे तो आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। अब ये नाभिक स्नेही क्या करेगा कि इसको हटा देगा और इसके स्थान पे स्वयं आ जाएगा, तो इसको हमने नाम दे दिया प्रतिस्थापन। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RCH2NU + X-। तो सिंपल से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इतना याद करना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा, नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, तो उसे SN अभिक्रिया कहते हैं। अब काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज होगा कि सर नाभिक स्नेही क्या होता है। तो बड़ा अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक होता है नाभिक स्नेही। तो नाभिक पर होता है चार्ज प्लस को स्नेह करना वाला, मतलब माइनस। तो आप अपने माइंड में एक बात क्लियर कर लेना कि जो भी नाभिक स्नेही होगा उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नाभिक स्नेही पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। अब बेटा नाभिक स्नेही अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, दोनों में अंतर आ जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और दोनों की क्रिया विधि भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं, इसी को मैं यही समझा देता हूँ, अंतर भी आपके साथ में हो जाए कि जो SN अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो नाम दे दिया मैंने SN1 अभिक्रिया, और दूसरे को हम लिखते हैं SN2 अभिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा देखो लिखने से आप समझ गए कि पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। SN1 व SN2 अभिक्रिया में क्या लिखो, अंतर। SN1 का मतलब 1 का मतलब 1, तो इसको बोलते हैं एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिख देता हूं मैं,
एकाण्विक, या इसको बोल सकते हो आप एक अणुक, एकाण्विक या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाण्विक नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रिया का पूरा नाम क्या है? एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 को हम क्या बोलेंगे? द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एकाण्विक मतलब SN1 और SN2 का मतलब द्वि अणुक है। अब अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो बड़ा सिंपल सी बात है कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में, अब आगे सर ये वेग निर्धारक पद क्या है? तो अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल की थी। अगर जो स्टूडेंटों ने नहीं पढ़ा है उन सब की मैराथन क्लास का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो आप उसको डिटेल से आराम से देख सकते हो। तो अगर तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप इतना बड़ा लिखते हो तो उसको शॉर्ट में हम क्या लिख लेते हैं? SN। क्या लिख लेते हैं? SN। क्या लिखा हमने? SN। तो क्या लिखेंगे कि लिखना चाहते तो लिखो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में ले लिया, वह SN अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु, और वो भी एक अणु कौन भाग लेगा? एल्किल हैलाइड। क्या लिख सकते हो कोष्टक में? एल्किल हैलाइड। वह SN अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहोगे आप? SN1 अभिक्रिया कहोगे। और इसमें बात करें तो क्या लिखोगे? वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक में जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु, कितने अणु भाग लेंगे इसमें? 2 अणु। अब 2 अणु कौन से? एक तो एल्किल हैलाइड और एक नाभिक स्नेही, दोनों भाग लेते हैं। इसमें तो केवल कौन भाग लेता है? एल्किल हैलाइड। और इसमें कौन भाग लेगा? एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही। तो 2 अणु कोष्टक में ले देते हैं हम यहाँ पे, एल्किल हैलाइड तथा NU नाभिक स्नेही भाग लेते हैं उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। बड़ा एल्किल हैलाइड के सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया नेम रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब देखो बेटा, पहला अंतर तो आप यहां से ये ले सकते थे, दूसरा अब ये SN1 है, इसके वेग निर्धारक पद में कितना अणु भाग ले रहा है? 1। लेकिन याद रखना है ये 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें 2 अणु भाग लेंगे। कितने अणु? 2। लेकिन कितने पद में संपन्न होगी? 1 पद में उल्टी है, तो यहां लिख देंगे कि यह 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? यह 2 पदों में संपन्न होती है और यह 1 पद में संपन्न होती है। सबसे विशेष महत्वपूर्ण अंतर, जब बेटा इसकी अभी मैं आपको SN1 और SN2 की दोनों की क्रियाविधि समझाऊंगा क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जब हम SN1 और SN2 की क्रियाविधि की बात करेंगे तो इसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन या कार्ब एनाइन बनता है और इसमें संक्रमण अवस्था, इसमें किसकी? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो यह लिख दो कि इसमें मध्यवर्ती के रूप में, इसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पे प्लस कार्बोकेटाइन बनता है। तो SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है? आपका कार्बोकेटाइन बनता है। और इसमें लिख सकते हो कि इसमें मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण
अवस्था बनता है या संक्रमण अवस्था बनती है। तो इसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन और इसमें मध्यवर्ती के रूप में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम देखें, SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम मेथिल हैलाइड। तो यहाँ से याद करना है कि क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे अधिक इसमें होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे कम कौन होगा इसमें, सबसे अधिक 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम होता है आपका मेथिल हैलाइड। और इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा, सबसे अधिक क्रियाशील होता है मेथिल हैलाइड, फिर उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। तो देखा जाए तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, जगह नहीं है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये आपने क्या लिखा है, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। अब देखो आप जब पढ़ें, क्योंकि मैंने कहा कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बाकी वुड्स अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, होन्स-डिकर अभिक्रिया, उन सब की जितनी भी ये नेम रिएक्शन इस चैप्टर में कम से कम 11 के करीब नेम रिएक्शन है, उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लास के बाद उनको डिटेल से आप देख लेना। अब देखो मैं एक बार इसको रिपीट कर दूं जहाँ से ये आपको ईजिली याद हो जाए। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, जितना स्टार लगाओ उतना लगा लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। और ऐसे मान लो कि बोर्ड एग्जाम में छप चुका है, क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। तो क्या लिखा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम इसको, SN। होता क्या है कि किसकी अभिक्रिया, पहली बात तो ये याद होनी चाहिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी मुख्य अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन कौन करता है, नाभिक स्नेही। इस कारण से इसको हमने नाम दिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, SN अभिक्रिया 2 प्रकार की, एक तो SN1 और एक SN2। SN1 को तो क्या बोलते हैं, एकाण्विक या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 को हम क्या बोलते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब विशेष बात, इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो वह SN अभिक्रिया जिसके कहाँ पर वेग निर्धारक पद, हमने पढ़ा था यदि कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो, जो पद सबसे मंद गति से हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। तो इसके वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग लेते हैं, एक अणु भाग लेते हैं, इस कारण से इसको क्या नाम दिया, SN1। और इसमें 2 अणु भाग लेंगे तो इसको SN2 नाम दिया। यहाँ विशेष बात, ये कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में, और ये कितने पदों में संपन्न होगी, 1 पदों में। इसमें मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और इसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। इसकी क्रियाशीलता का क्रम, बड़ा इससे एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि आपको 3-4 कंपाउंड देंगे और उन कंपाउंड को प्रश्न आ जाएगा कि इनको इनकी SN1 अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखना है कि जो 3 डिग्री वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम और मेथिल हैलाइड सबसे कम, और इसका जस्ट उल्टा ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं आपको SN1 और SN2 दोनों की क्रियाविधि डिटेल से समझा देता हूँ, जहाँ से अपना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इसकी क्रियाविधि की बात कर लेते हैं, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो जानना SN1 वेग निर्धारक पद में 1, लेकिन कितने पदों में संपन्न होगी, 2 पदों में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि, SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि। सबसे पहले बात माइंड में, कितने पदों में, क्या लिखोगे, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। अब 2 पद कौन कौन से होते हैं वो रखने। पहला पद में जो कार्बन और हैलोजन है वो बंद टूट जाएगा, जिससे कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। और दूसरे पद में जो कार्बोकेटाइन बना है उस पर आपका जो नाभिक स्नेही है वो क्या करेगा, उसके ऊपर आक्रमण करता है। तो ये 2 पदों में संपन्न होती है। तो
SN1 की क्रियाविधि। अब देखो एक बात और कि इसमें एक क्वेश्चन एक तो सीधा आ जाएगी SN1 क्रियाविधि समझाइए। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है इसके अंदर कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड तथा जलीय KOH के मध्य की अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखो। थोड़ा मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया है, थोड़ा बड़ा कर दिया कि यह क्वेश्चन ऐसा आ जाए, या तो सीधा है कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखो, या ऐसा लिख दिया लैंग्वेज के रूप में एग्जाम्पल ले दिया कि तृतीयक 3 डिग्री तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड तथा जलीय KOH के मध्य जो अभिक्रिया वो समझानी है, उसकी क्रियाविधि बतानी है। तो फिर सीधी बात है कि ये भी किसी का एग्जाम्पल है, SN1 अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। तो अगर इसको लिखना है तो सबसे पहले अगर इसी को अगर हम आंसर के रूप में मान ले तो सबसे पहले क्या होता है कि जलीय KOH है तो KOH क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये लिखा KOH, तो KOH अपने आयनों में टूटेगा तो क्या बनेगा K+ और OH माइनस बनेगा, K+ और OH माइनस बनेगा। अब अपने को याद क्या करना समझना कि SN1 अभिक्रिया की बात करें तो पहले पद में जो आपको ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड दिया है ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है, इससे कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद करना है कि कार्बोकेटाइन का निर्माण, कार्बोकेटाइन का निर्माण किसका, कार्बोकेटाइन का निर्माण। तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दो CH3CL। बेटा अब क्या होता है कि ये पद होता है वो एकदम मंद गति से होता है। मंद गति से होने का मतलब वेग निर्धारक पद यही होता है। अब होता क्या है कि कार्बन की तुलना में इस हैलोजन की Cl की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण से Cl पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और बीच में से ये बंध टूट जाएगा। जब ये बंध टूटेगा तो कंडीशन क्या बनेगी, CH3 और यहाँ से आपका Cl माइनस और इस पर क्या गया प्लस। जब कार्बन पे किसका निशान हो, प्लस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बोकेटाइन का पर्टिकुलर नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। ये हो गया। अब बेटा मैंने ये तो कहा था कि SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में। तो पहले पद में तो आपका बन गया तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। अब एक विषय बता दूं आपको, SN1 अभिक्रिया में ये पद कौन सा पद हो गया आपका, वेग निर्धारक पद। तो जो SN1 अभिक्रिया है वो केवल इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी, नाभिक स्नेह की सांद्रता से उसको कोई लेन देन नहीं है। अब दूसरे पद में क्या होगा, नाभिक स्नेही होगा, वो कार्बोकेटाइन पर आक्रमण करेगा। तो यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हो कि नाभिक स्नेही का कार्बोकेटाइन पर आक्रमण। तो अब देखो कार्बोकेटाइन क्या है वो लिख दो पहले तो यहाँ पे CH3 और इस पे आक्रमण कौन करेगा, नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही के रूप में देखो आपके पास यहाँ पे मैंने एक ही बात समझाई थी कि नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, माइनस। तो कैसा निशान है, OH माइनस। तो ये नाभिक स्नेही हो गया, तो ये हो जाएगा OH माइनस। तो अब ये नाभिक स्नेही क्या करेगा, वो इस कार्बन पे आक्रमण करेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये पद बेटा तीव्र गति से होता है। कौन सी गति से, तीव्र गति से, क्योंकि प्लस माइनस में अट्रैक्शन बहुत तीव्र गति से होगा। तो कंडीशन क्या होती है, CH3OH। अब इसका नाम तो जानते हो कि यहाँ पर OH आ गया, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल क्या बन गया आपका, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो किसका निर्माण हो गया आपके, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का। किसका निर्माण हो गया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण। तो बड़ा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि SN1 की क्रियाविधि लिखो तो सीधा यहाँ से ये पूरा उतार के आ सकते हो। यह क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड और जलीय KOH के मध्य की अभिक्रिया, तभी आप ये लिख के आ सकते हो। तो ये किसकी क्रियाविधि लिखी है, SN1 क्रियाविधि। फिर से मैं यहाँ कुछ बातें आपको समझा दूँ।
जो काफ़ी स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन यह होता है, सबसे पहले बात याद करनी है कि जो SN अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया है, वो इस अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में कितना अणु भाग लेगा? एक। जो यहाँ पे एक ही अणु ने भाग लिया है, देख लो यहाँ पे, ये इसका वेग निर्धारक पद है और इस पद में कितने अणु भाग ले रहा है? एक अणु भाग ले रहा है। इस कारण से इसको हमने SN1 नाम दिया। लेकिन ये कितने पदों में संपन्न हुआ? 2 पदों में संपन्न हुआ। बात समझ आई? विशेष बात, इस अभिक्रिया में हमने बात की थी मध्यवर्ती के रूप में आपका क्या बनता है? कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और आप सब जानते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। इसी कारण SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि एग्जाम में भूल जाओगे तो पहले पद में कार्बोकेटायन बनाना है और दूसरे पद में नाभिक स्नेही है, वो उस कार्बोकेटायन पे क्या करेगा? आक्रमण करेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात कर लेते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे करिए। तो थी SN1 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे SN2 अभिक्रिया की। तो देखो इसके लिए कि SN2 अभिक्रिया में हमने एक विशेष बात लिखी थी कि इसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो देखो यहाँ पे बात करें, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्या लिखा बेटा? SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो यहाँ से आपको एक बात रखनी कि SN2 अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग लेंगे? 2 अणु भाग लेंगे। लेकिन विशेष बात है कि ये जो अभिक्रिया है, वो कितने पद में संपन्न होती है? एक पद में ही संपन्न होगी। कितने पद में? एक। फिर से रिपीट कर दूँ, हमने पढ़ लिया था, फिर भी अच्छी तरीके से याद हो जाए, माइंड में बात एकदम फिट हो जाए कि लीक ना हो कहीं से, कि SN2 अभिक्रिया कि इसके वेग निर्धारक पद में 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन कितने पद में संपन्न होगी? एक पद में। अब यहाँ से कि या तो सीधा क्वेश्चन आ जाए कि SN2 अभिक्रिया लिखिए, या ऐसा भी आपको आ सकता है कि मेथिल क्लोराइड तथा जलीय KOH, मेथिल क्लोराइड तथा जलीय KOH के मध्य की अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो दोनों का जो लैंग्वेज के रूप में बात आती थी, वो बात भी मैंने आपको समझा दी कि हम बात कर रहे थे कि अब यहाँ पे क्या दे दिया अगले ने? मेथिल क्लोराइड और जलीय KOH के मध्य की अभिक्रिया की आपको क्या समझानी है? क्रियाविधि समझानी है। तो यहाँ से हमें याद क्या रखना वो बता दूँ आपको। सबसे पहले SN2 अभिक्रिया है, कितने पद में संपन्न होगी? एक पद में। जलीय KOH दिया है, तो जलीय KOH अपने आयनों में कैसे टूटेगा? KOH। यहाँ से आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे इसका, KOH। तो KOH को आप आयनों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा? K+ और OH-। OH पर माइनस का निशान आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पर किसके रूप में कार्य करेगा? नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेगा। अब देखो बेटा क्या होता है मेथिल क्लोराइड, तो ये एक ही पद में होते हैं, तो लिखने की तो कुछ जरूरत है नहीं है। मेथिल क्लोराइड तो यहाँ मैंने लिख दिया CH3Cl। क्या लिख दिया बेटा? CH3Cl। अब बेटा इस अभिक्रिया को थोड़ा सा इजीली समझना हो तो आप ये देखो, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3। तो इन तीनों हाइड्रोजन को अगर मैं से रिप्रेजेंट कर दूं 1 2 3, तो एक ही बात है, ये CH3Cl बन गया। अब क्या होगा कि इस पर नाभिक इसमें आक्रमण करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक ही पद में संपन्न होती है और इसमें 2 अणु भाग लेंगे, तो ये नाभिक इसमें आपका यहाँ से आक्रमण करेगा OH-। अब आप सबको पता है कि कार्बन पे होता है आंशिक धनावेश और हैलोजन पे होता है आंशिक ऋणावेश। जो SN1 अभिक्रिया में तो क्या था
कि Cl हट गया तो रास्ता साफ था कि प्लस वाले के पास सीधा माइनस वाला चला गया, लेकिन इसमें ये माइनस वाला यहीं पर है। अब इसको आक्रमण करना है तो ये इसके पास तो जा नहीं सकता, क्योंकि माइनस माइनस में प्रतिकर्षण हो जाएगा। इस कारण से ये OH क्या करता है, इसके सामने से आक्रमण न करके कहाँ से आक्रमण करेगा, इसके विपरीत दिशा में पीछे से आक्रमण करता है। उस कंडीशन में क्या होता है, देख लो समझना, CH और H, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो बेटा गौर से, अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये OH यहाँ आके इसके साथ बंध बनाएगा, वैसे वैसे ये Cl वाला बंध है वो टूटता जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट हम इस प्रकार से करते हैं HO डैश 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 के रूप में। जैसे जैसे ये बंध बनता जाएगा वैसे वैसे ये Cl वाला बंध टूट जाएगा। इस अवस्था को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी आपको कितनी नज़र आ रही है, 5। पॉसिबल नहीं है, ये तुरंत टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या बन जाएगा, देखो 1 2 3, इस कार्बन से 3H और OH, तो HOHH, तो ये तो है मेथिल एल्कोहल प्लस यहाँ से Cl माइनस क्या हो गया आपका अलग। अब ये Cl माइनस है वो K प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो ये किसके लिए बात की थी, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि एक पद में संपन्न होती है। अब यहाँ से फिर से रिपीट कर दूँ, OH पीछे से आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में प्रतिकर्षण होगा, इस कारण से पीछे से आक्रमण किया। जैसे जैसे ये OH बंध बनेगा वैसे वैसे ये बंध टूटता जाएगा, और ये आपका उत्पाद बन गया मेथिल एल्कोहल। अब यहाँ से आपको याद रखना कि इस अभिक्रिया के ये एक ही पद है, क्योंकि ये तो बनते टूट गया, तो ये एक ही पद में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अब इसमें देखो गौर से कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2, इस कारण से इसको नाम दे दिया SN2, और पूरी की पूरी अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो रही है, इस कारण से इसको हम बोलते हैं एक पद में संपन्न। अब यहाँ से एक विशेष बात बता दूँ कि SN1 अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है रेसिमिक मिश्रण। कुछ सुना हो रेसिमिक मिश्रण शब्द, चैप्टर नंबर 16 की मैराथन क्लास में पढ़ा था। SN1 अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो याद क्या रखना था कि SN1 अभिक्रिया में यहाँ से लिख दूँ आपको अलग से, कि थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते कि SN1 अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कैसा होता है, रेसिमिक मिश्रण होता है। मतलब आधे प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाने वाले और आधे प्रकाश के तल को बाईं ओर, D और L मिश्रण, याद आ गया होगा। तो SN1 अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। लेकिन SN2 अभिक्रिया में अगर आप गौर से देखोगे तो जैसा ये था उसका विपरीत, इसको बोलते हैं वाल्डन का प्रतिमान, उल्टा विन्यास प्राप्त होता है। जो विन्यास था उसका जस्ट उल्टा विन्यास प्राप्त होता है। उसके लिए हम एक शब्द लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए आप ये लिख सकते हो वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन। तो ये अंतर में काम आ जाएगा कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और है उनकी प्रैक्टिस कर लें। फिर से रिपीट कर दूँ कि एल्किल हैलाइड की सबसे मुख्य अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया होती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। इसके बाद इसी SN1 अभिक्रिया से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और आता है कि जो एरिल हैलाइड होता है, बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं, वो SN अभिक्रिया मतलब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते क्यों, उससे रिलेटेड भी अच्छा क्वेश्चन आता है। उसकी बात और कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ से आप समझना इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंस है कि हेलोएरिन, या इसको हम बोल देते हैं एरिल हैलाइड। क्वेश्चन ये आता है हेलोएरिन या एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील
होते हैं क्यों। बड़ा ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछ लिया गया है कि हेलोएरिन या एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, क्यों होता है। तो इसके लिए जबकि एल्किल हैलाइड, फिर से रिपीट कर दूं, कुछ कन्फ्यूजन हो क्रिएट हो, ये समझ नहीं पाएंगे, शब्दों के फेर में उलझ जाएंगे। शब्द यहाँ लिख रहा हूँ, समझना। एक तो होता है हेलो एल्केन, या उसका सदर नाम होता है आपका एल्किल हैलाइड, जो होता है ना CH3Cl2S5, सीधी श्रृंखला वाले कंपाउंड, जैसे आप नॉर्मली लिखते हो RX, वो तो ये होता है। अब हमने लिखा यहाँ पर हेलोएरिन, या इसको आप लिख सकते हो आपका एरिल हैलाइड, हेलो एल्केन, या इसको आप क्या लिख सकते हो, एरिल हैलाइड। तो इसको रिप्रेजेंट तो इस प्रकार से किया जाता है AR और X। इसका मतलब क्या होता है, बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, हैलोजन जोड़ दिया। बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, हैलोजन जोड़ दिया है, तो उससे हम बोलते हैं हेलोएरिन या एरिल हैलाइड। तो ये तो कंपाउंड जो ऊपर वाला जो हमने लिखा है, ये तो नाभिक स्नेही ऐसन अभिक्रिया के प्रति क्या होता है, क्रियाशील होता है। क्या होता है, क्रियाशील होता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है हेलोएरिन या एरिल हैलाइड, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो यहाँ आपकी कन्फ्यूजन होता है, तो समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगी हम सवाल क्या पूछा गया और हमें आंसर क्या देना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब देखो आगे हम बात करें, क्वेश्चन को समझते हैं, इसके आंसर को ढंग से, कि प्रॉब्लम नहीं आए कि। अब देखो इसके वैसे तो आंसर थोड़ा बड़ा होता है, मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ कि सबसे पहले कि 3 पॉइंट याद करने हैं। एक तो अनुनाद के कारण, दूसरा फेनिल धनायन के अस्थायित्व के कारण, और तीसरा होता संकरण के कारण। तो तीनों चारों को घुमा फिरा के पॉइंट कहो तो सीधा आंसर कह सकते हो कि इसमें क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन, कार्बन और जो हेलोजन होता है उसमें आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। और द्विबंध आने का मतलब बंध क्या हो जाएगा, आंशिक द्विबंध आने का मतलब बंध क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और बंध मजबूत हो जाएगा तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो शॉर्ट में आंसर आप ये लिखोगे कि शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसका आंसर कि हेलोएरिन या एरिल हैलाइड में CX, कार्बन और हेलोजन, CX बंध में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिसके कारण आप क्वेश्चन लिख दोगे, जिसके कारण हेलोएरिन या एरिल हैलाइड नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है। अब यहाँ से अपना जो क्वेश्चन बनेगा वो ये था कि सर उसमें आंशिक द्विबंध का गुण कैसे आता है, इसका रीजन क्या है। समझ में आ रही है कि उसमें आंशिक द्विबंध का गुण कैसे आता है। तो इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। और बेटा ये अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना समझाइए, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या क्लोरोबेंजीन की क्या बनानी है आपको, अनुनादी संरचना। जब अनुनादी संरचना पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसमें आंशिक द्विबंध का गुण कैसे आता है। फिर से रिपीट करो, क्वेश्चन पूछे तो आंसर में तो केवल आप इतना लिख कर आ जाओगे कि होता क्या है कि हेलोएरिन या एरिल हैलाइड में जो C और X बंध है, इसमें कौन सा गुण आ जाता है, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। अब क्लोरोबेंजीन की आपको क्या बनानी है, अनुनादी संरचना। क्लोरोबेंजीन की क्या बनानी है आपको, अनुनादी
संरचना। अब अनुनादी संरचना बनानी है तो बेटा मैंने कहा इसका प्रोसेस बहुत टफ पड़ता है। मैं शॉर्ट में अपनी पहले भी जब मैंने यूट्यूब पर ये चैप्टर करवाया था तब मैंने वहाँ डिटेल से इसके बारे में बताया था। फिर भी आपको कह रहा हूँ कि अगर क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना आपको डिटेल से सीखनी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास समाप्त होने के बाद आप वहाँ से डिटेल से देख लेना। फिर भी मैं शॉर्ट में तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका मेरा वाला काफ़ी बच्चे जो रेगुलर उनको याद होगा। कि पहले बात करते हैं हम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, सी, ये बेंजीन वाले। अब देखो हैलोजन के बाहरी को Cl के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। 7 में से बंध बनाने में कितना भाग लिया, 1। तो कितने बच गए, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब होता क्या है कि ये वाला जो लोन पेयर है, यहाँ वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ वाला डबल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको मैं फटाफट बना देता हूँ। देखो जब भी आपको अनुनादी संरचना बनानी है क्लोरोबेंजीन की तो कितनी स्टिक से बनाओगे, ऐसे 1 2 3 4 5। पहली और लास्ट वाली सेम होती है, अगर याद हो बातें मेरी, पहली और लास्ट वाली सेम होती है। बस अंतर क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वाली में डबल बॉन्ड आप यहाँ से कर दो, अल्टरनेट, थोड़ा सा अंतर। बाकी पहली और लास्ट वाली बिल्कुल सेम है। इसके बाद देखो बाकी तीनों में क्या हुआ कि ये डबल लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड सी, और यहाँ कितने जो 6 में से 2 यहाँ गए। इस Cl ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इस पर किसका निशान आ गया, प्लस का। तो डबल बॉन्ड सी, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस डबल बॉन्ड सी, और ये कंडीशन शो कर दोगे। अब क्या होता है कि जैसे ये डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो एक बार आपका माइनस का निशान इस कंडीशन में आ जाएगा, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे आएगा और तीसरी बार माइनस का निशान यहाँ पर आएगा। और मैंने आपको क्या सिखाया था, माइनस के निशान के पास में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन आपकी आती है। और जब भी अनुनादी संरचना बनानी हो तो द्विमुख वाले तीर का निशान है, ये बन गया आपकी क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। शॉर्ट में कैसे बनानी है वो मैंने आपको समझा दी। बस इतना सा बताना कि जब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा तो बेटा ये कंडीशन यहाँ पे आएगी और इससे ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अलग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाइए, या इसमें भी आप बता सकते हो, इसी क्वेश्चन में लिख सकते हो। क्योंकि देखो अगर इन तीनों की आपने अनुनादी संरचना गौर से देखी है तो आपको एक बात नजर आएगी कि यहाँ पर ये क्या है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आंशिक क्या है, द्विबंध का गुण आ गया, और आंशिक द्विबंध का गुण आने के कारण ये टूटेगा नहीं। तो ये किसके कारण हुआ, अनुनाद के कारण। तो इसका आंसर हमने सीधा लिख दिया, CH बंध में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसको ये थोड़ा सा लेना कि यहाँ पर सब जगह हमने क्या लिखा है, ये Cl है बेटा, Cl। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। इसके बाद एक क्वेश्चन अपना यहाँ और बनता है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया के प्रति कंपाउंड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो कैसे भी कंपाउंड वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड है वो मैं लिख देता हूँ, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो बेटा इसके बाद बात करें तो इस मैंने कहा कि SN अभिक्रिया पर ही चैप्टर में काफ़ी चीज़ें डिपेंड है और जहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कंपाउंड में लिखा हूँ, 3 कंपाउंड SN1 अभिक्रिया के प्रति अगर इनकी क्रियाशीलता का क्रम पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना है कि तीनों लिख रहा हूँ। एक तो अपने कि बेंजीन वाले पे आपने क्या जोड़ दिया, X, एक मैंने जोड़ दिया R, X जोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो ये बेंजीन वाले और यहाँ CH2X। याद होगा इस कंपाउंड का तो मैंने विशेष आपको नामकरण करवाया था कल वाली क्लास में। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, बेंजील हैलाइड।
ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड और ये हो गया आपका एरिल हैलाइड। तो ध्यान रखना, अगर इन तीनों के लिए क्वेश्चन आएगा तो सीधा आपको पूछेगा कि एसन अभिक्रिया के लिए, सीधा एसन अभिक्रिया के लिए पूछेगा कि तीनों में सबसे अधिक SN1 या एसन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील कौन सा है। तो याद करना कि इन तीनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, बेंजील क्लोराइड, उससे कम एल्किल बेंजील हैलाइड, फिर एल्किल हैलाइड और सबसे कम एरिल हैलाइड। तो ये क्रम याद होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन आपसे, चलो मैं स्क्रीन पे लिख ही देता हूं कि एसन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से कुछ कंपाउंड में समझा लूँ। जैसे आपको कुछ कंपाउंड देखकर SN1 या SN2 के लिए पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल है SN1 अभिक्रिया बोले, SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम की बात करें। जैसे मैंने कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3 ये ले लेते हैं, CH3 Cl CH3 CH3 Cl और CH3 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 Cl। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों में सबसे अधिक SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील कौन सा होगा, तो याद रखना है कि हमने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया में सबसे अधिक क्रियाशील होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो ये 3 डिग्री, तो ये सबसे अधिक SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील होगा। और अगर SN2 के लिए पूछ लिया जाए, किसके लिए, SN2 के लिए, तो इसको आप जस्ट क्या कर सकते हो, उल्टा करके लिख सकते हो। इसका भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ से समझ लेते हैं कि जिससे कोई कन्फ्यूजन अपने रहे ना। SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। क्या लिखा बेटा, SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। जैसे इसी क्रम की हम बात करें, जैसे दूसरा क्रम ले लेते हैं यहाँ पे कि CH3X CH3 CH2X, तीसरा CH3 इसके बाद चलो ये हटा देते हैं यहाँ से। तो इन तीनों में पूछे तो आपको वो बड़ा सीधी बात है कि SN2 की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, 1 डिग्री सबसे अधिक, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। तो इन तीनों में देखा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील ये होगा, उससे कम ये होगा और उससे कम ये होगा। एक और बता दूं इसके अलावा जो अलग है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ आपका हो ना हो, चाहे SN1 हो या SN2 हो, दोनों के लिए पूछ लिया जाए, SN1 तथा SN2 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। यहाँ क्रम में वो ले रहा हूँ जहाँ एल्किल का मान समान होगा और हेलोजन अलग अलग होगा। जैसे आपसे ये आ गया एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। लिख दिया कि SN1 और SN2 के प्रति, दोनों के लिए साथ में ले लिया कि इनमें किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी और सबसे कम। बड़ा सीधी बात है कि नाभिक स्नेही जितना प्रबल होगा उसकी क्रियाशीलता, क्या लिखा है, नाभिक स्नेही जितना प्रबल होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। तो याद रख लेना कि इन सब में सबसे अधिक SN1 और SN2 के प्रति अधिक क्रियाशील कौन सा होगा, एल्किल आयोडाइड, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम एल्किल क्लोराइड और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड। तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि SN1 और SN2 अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता का क्रम नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकोगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो बड़ा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो, अब आगे बात हम करें इसके लिए कि अब देखो इसके बाद अगर हम यहाँ समझना चाहें तो
रिएक्शन वाला पोर्शन अपना काफ़ी कंप्लीट हो गया और कुछ पोर्शन आपको पता हटा भी दिया गया, तो हम उनकी बात करने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में दो अभिकर्मक शब्द का यूज है, तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नाम देके इन अभिकर्मक का सूत्र लिखें। तो एक तो आपने नाम सुना होगा टिल्डन अभिकर्मक, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो तुरंत कमेंट्स में लिख दें। दूसरा अभिकर्मक की हम बात करें तो फ्रैंक लैंड अभिकर्मक कि फिर से बात कर रहा हूँ कि मैंने दो अभिकर्मक लिखे हैं, इनके फॉर्मूला पूछे जा सकते हैं कि एक तो टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है और दूसरा क्या है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 13 की मैराथन क्लास चैप्टर नंबर 13 जब पढ़ा था उसमें मैंने ये लिखाया था टिल्डन अभिकर्मक किसको बोलते हो, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड को आप क्या बोलते हो, टिल्डन अभिकर्मक। फॉर्मूला क्या था इसका, NaOCl, NaOCl। तो याद करना है टिल्डन अभिकर्मक क्या कहेंगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा इसका, NaOCl। इसके बाद बात करते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। नॉर्मली इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो इस प्रकार से आता है, डाई एल्किल जिंक। क्या लिखा है, डाई एल्किल जिंक को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं। तो जो बड़ा डाई एल्किल, एल्किल कितने होंगे, दो, जिंक के साथ जुड़ेंगे। अगर इसका एग्जांपल लिखना तो आप इसे लिख सकते हो कि CH3 CH2 Zn CH2 CH3। तो ये बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए कि टिल्डन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड NaOCl। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक की बात करें तो डाई एल्किल जिंक R2Zn। और ये इसका फॉर्मूला एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक छोटी छोटी ज़्यादा बात नहीं करें, बस इतना सा अपने को पता होना चाहिए इनके बारे में। अब देखो इसके बाद कुछ बड़ा रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन मेरे दिमाग में आ गए, वो लिखवा देता हूँ आपको। उसके बाद आपकी ये मैराथन क्लास है चैप्टर नंबर 10 की वो समाप्त हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट की कन्फ्यूजन होगा तो फिर से रिपीट कर दूँ कि इस चैप्टर की मैराथन क्लास के अंदर मैंने नेम रिएक्शन नहीं करवाई है, क्योंकि नेम रिएक्शन जितनी भी है उनका मैंने अलग से वीडियो बनाया और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। अब एक अभिक्रिया आपको याद करनी है, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आपके 2-3 चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में भी है, आगे भी रिपीट है। तो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया मैं आपको एक बार में यहाँ कंप्लीट समझा रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर में आए तो आप उसको आसानी से याद कर सकते हो। तो नाम मैंने लिखा है यहाँ पे फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। सबसे पहली बात देखना कि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा रहे हैं हम, निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आपके संपन्न करवाई जाती है। अब जब फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया की जब हम बात करें तो यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है कि या तो बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न की क्रिया या तो करवाते एल्किलीकरण या करते उसका एसिटिलीकरण। अब सुन लेना, यहाँ पे 2 पॉइंट बता दूं कि आपको याद क्या करना है, एल्किलीकरण एक तो गया एल्किलीकरण, और दूसरी अभिक्रिया अगर इसके अंदर बन सकती है तो वो होता है आपका एसिटिलीकरण। नॉर्मली जब भी हम एसिटिलीकरण अभिक्रिया करेंगे तब तो अभिक्रिया करवाई जाती है CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड के साथ, और यदि एल्किलीकरण अभिक्रिया है तो अभिक्रिया करवाई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जब आप पढ़ोगे तो इसमें 2 रूप पढ़ सकते हैं, एक तो आपका आ जाएगा एल्किलीकरण, एक तो हम पढ़ रहे हैं एल्किलीकरण, और दूसरा हम बात कर रहे हैं एसिटिलीकरण। एल्किलीकरण अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया किससे करवाएंगे, एल्किल हैलाइड से। अब एल्किल हैलाइड के रूप में या तो आप लेंगे मेथिल क्लोराइड या आप ले सकते हो एथिल क्लोराइड, या एसिटिलीकरण अभिक्रिया होगी तो ये करोगे उत्प्रेरक याद रखना निर्जल AlCl3। अब देखो बेटा अभिक्रिया सब सेम सी, अगर समझ जाओगे पूरी याद हो जाए। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, हमने क्या किया, बेंजिल, ये क्या लिया, बेंजीन। अब आप जानते हो इस बेंजीन की क्रिया
मैंने जैसे इसमें से ये ले लिया CH3Cl और तीर के निशान पे मैंने लिख दिया निर्जल AlCl3। तो ये अभिक्रिया कौन सी आ गई आपकी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखो यहाँ याद रखना है, आप सब जानते हो कि बेंजीन वाले के कार्बन, प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है हाइड्रोजन आवश्यकता, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर दो। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ से H चला गया और यहाँ से क्या चला जाएगा Cl, तो HCl आपका HCl तो क्या हो गया बाहर चला गया और ये जो CH3 है वो यहाँ पे जुड़ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्या हो गया CH3, HCl आपने निकल दिया। बेंजीन वाले के ऊपर CH3 जुड़ा हो तो उसको आप क्या बोलते हो टोलुइन, और ये क्या नाम हो गया बेंजीन। तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि बेंजीन से क्या बनाऊँ टोलुइन बनाऊँ। याद रखना अभिक्रिया कौन सी है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन से आपको क्या बनाना है टोलुइन, तो ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया याद रखना है। अब बेटा अब लोग लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या लिखी कि बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर टोलुइन प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक तो रिएक्शन ये हो गई, दूसरी समझना कि मैंने क्या किया बेंजीन वाले के ऊपर Cl जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया Cl। अगर आपको 11th में पता हो, 11th क्लास में पढ़ाओ कि Cl है, अगर बेंजीन वाले पे Cl जुड़ा है तो आने वाला समूह है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या मेटा पे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पेरा पे। ग्रुप है तो कि या तो ऑर्थो पे जुड़ता है या पेरा पे या कहाँ होता है मेटा पे। तो अगर बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हुआ Cl और ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कराओगे तो ये आपका जो CH3 है वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पेरा पे। सेम रिएक्शन करवा दूँ यहाँ पे CH3Cl किसकी उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या आ गया आपकी जो ये Cl। अब देखो यहाँ से क्या हो गया आपका एक H। मैंने कहा कि जहाँ आपको अगर बेंजीन वाले से हाइड्रोजन की आवश्यकता तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर चला गया और इस CH3 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये आपका उत्पाद बन गया। नॉर्मली इसको आप क्या बोलते हैं टोलुइन, तो नाम हो जाएगा 2-क्लोरो क्या नाम दे दिया 2-क्लोरो टोलुइन। एक रिएक्शन हो रहा था कि सिंपल से समझा दो, जैसे अगर आपको ये लिखा मिल जाए C2H5Cl और तीर के निशान पे दे दिया Mg और फिर दे दिया A और फिर पूछ लिया B, ये इससे अलग है। ये फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया तो अलग हो गई आपकी, ये इससे अलग है। और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने अलग से भी बताई हुई, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया इस अभिक्रिया में A और B की पहचान कीजिए, क्योंकि एल्किल हैलाइड अपने सिलेबस में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस अभिक्रिया में किसकी A तथा B की हमें क्या करनी है पहचान करनी है। तो ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया में सदैव क्या होता है जब मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम एल्किल हैलाइड के बीच में बैठ जाएगा। कहाँ बिठाना है एल्किल हैलाइड के बीच में, तो बीच में बैठेगा तो क्या बनेगा आपका C2H5MgCl, बीच में बैठा दिया। अब इसमें आगे यहाँ मिलेगा उसका जलापठन करना है H2O, दो से पद में ये तो A बन गया। अब जो A बनता है उसका हमें क्या करना है जलापठन, तो जलापठन करना तो इसकी क्रिया जलापठन से करवा दो H और OH से। तो क्या होता है कि ये इतना समूह तो आपका पूरा अलग हो जाएगा और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो H इससे जुड़ने पे C2 क्या हो जाएगा C2H6 प्लस MgCl और OH, तो ये क्या बन गया आपका एथेन बन गया। क्या बन गया एथेन। अब सुन लेना बेटा C2H5MgCl इसको चाहे तो हम ऐसे ले सकते हैं RMgX है। और ये सब आप शायद जानते हो कि RMgX को हम गिन्यार अभिकर्मक शब्द बोलते हैं, पढ़ा था ना टेल्टन अभिकर्मक। उसी प्रकार से याद करना कि RMgX को हम क्या बोलते हैं गिन्यार अभिकर्मक। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, RMgX को हम क्या बोलते हैं गिन्यार अभिकर्मक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर नंबर पहले स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बात करें इसके।
तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब यहाँ से कुछ बातें मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि ये चैप्टर नंबर 10 था, उसकी 2 दिन की मैराथन क्लास में जो इम्पोर्टेंट समीकरण जो भी मुझे लगी थी वो मैंने यहाँ पे करवा दिए। सबसे ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंट है नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन के लिए मैंने पहले भी कह दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब दी गई है, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर में जैसे क्लोरोफ्रोम कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या बोलते हैं आपके DDT और BSc, इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इनको सिलेबस से हटा दिया गया है, इस कारण से मैं उनकी ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो आपकी ये मैराथन क्लास है वो आज समाप्त होती है। कल अपने नए चैप्टर की एल्कोहल फिनोल ईथर, इससे भी ज़्यादा अच्छी और कंफर्टेबल आपको क्लास मिलेगी एल्कोहल फिनोल ईथर की मैराथन क्लास। तो मिलते हैं कल वापस इसी टाइम पे।